नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा की ओर से आयोजित मैं कुलदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत हमारे अध्ययन का विषय है अज्ञे जी द्वारा रचित कहानी गैंगरिंग, जिसका हमने पहले वीडियो में भी इसका कुछ भाग पढ़ा था। अब इस वीडियो में इसका जो शेष बचा हुआ जो भाग है उस भाग का हम अध्ययन करते हैं। हमने पढ़ा था कि जब 1:30 या 2 बजे के आसपास डॉक्टर साहब घर पर आ जाते हैं। घर आने के बाद में लेखक और डॉक्टर दोनों आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे का परिचय जानते हैं, फिर खाना खाते हैं। खाना खाकर महेश्वर जी अस्पताल चले जाते हैं, क्योंकि उस दिन उनको जल्दी अस्पताल जाना था। 2-4 केस आए हुए थे गैंग्रीन रोग के, तो इसलिए वो चले जाते हैं। उसके बाद में जाने के बाद में मालती है वो दरवाज़ा बंद कर लेती है घर का, और लेखक उससे कहता है कि आप भी खाना खा लीजिए और मैं तब तक इस टीटी के साथ में, शिशु बच्चे के साथ में खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। तो जैसे ही लेखक मालती को कहता है कि आप भी खाना खा लिए, तो मालती उसका जवाब देती है, खा लूँगी, मेरे खाने कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो अंदर चले जाती है। लेखक है बच्चे को अपने हाथ में उठाता है, उसको शांत करने का प्रयास करता है। फिर उसी समय दो, शायद अस्पताल में ही 3 खड़के, यानी कि घंटा बजता है, इसमें 3 आवाज़ आती है एकाएक, यानी कि अचानक। मैं चौंका, मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही थी, 3 बज गए हैं। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। तो जैसे ही दूर अस्पताल के अंदर घंटे के खड़कने का आवाज़ आती है, वहाँ से 3 खड़कते हैं और लेखक जो है वो चौंक जाता है, क्योंकि मालती अंदर आंगन में बैठी हुई थी और थकी हुई सांस में कह रही है कि 3 बज गए। यानी ऐसा लग रहा था कि बड़ी तपस्या के बाद में कोई बड़ा कार्य है वो संपन्न हुआ है। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ। तो लेखक फिर उस मालती से कहता है, जब वो वापस आती है, क्या तुमने खाना खा लिया? तुम्हारे लिए कुछ शेष बचा था खाने के लिए? खा तो हम सब ही गए थे। हाँ, बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यूँ ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। लेखक कहता है कि चावल तो मैं ही सारे खा गया था, बचे कहाँ से? मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। तो लेखक मालती के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पास जो सुविधाएं नहीं हैं, सुविधाओं के ऊपर प्रकाश डालता है इन पंक्तियों में, कि जो मूलभूत जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन लोगों को समय पर नहीं मिलती है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? लेखक कहता है मालती से कि घर के अंदर कोई नौकर वगैरह है? मालती कहती कोई ठीक मिला नहीं है, शायद 2-1 दिन में
हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो। लेखक कहता मालती से, क्या बर्तन भी तुम ही साफ करती हो? मालती कहती है, और कौन? कहकर मालती एक क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? मालती ने कहा, आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? लेखक कहता है, क्यों, पानी को क्या हुआ? मालती कहती, रोज ही है, होता है, कभी वक्त पर तो आता ही नहीं है। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। यानी कि वहाँ पानी का भी अभाव है। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं रहने वाले जो लोग, उनके पास मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, पानी की है, फल की, सब्जियों की, उनकी विशेष कमियां दिखाई देती हैं। चलो, तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई, कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई। अब लेखक कहता है मन ही मन के अंदर कि हाँ ठीक है, इसको छुट्टी मिल चुकी है कुछ समय के लिए। फिर मन ही मन सोचता है कि छुट्टी कहाँ की हुई, इसको तो दिन रात यानी कि रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। यह उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने कही। एकाएक फिर रोने लगा। मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं और बोली, यहाँ आए कैसे हो? तो लेखक जब अपनी नोटबुक निकालता है अपने थैले से, तब मालती को ख्याल आता है कि हाँ, मेहमान हमारे घर पर आया हुआ है और हमने इसके बारे में पूछा भी नहीं कि वो यहाँ पर कैसे आए हैं, क्यों आए हैं। तो मालती बोलती उसे कि यहाँ आप कैसे आए? लेखक कहता है, मैंने कहा ही तो है। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो एक दिन रहोगे ना? मालती कहती है कि एक दो दिन तो रहते होगे। लेखक कहता है, नहीं, कल चला जाऊँगा, ज़रूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ही ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। तो जैसे ही मालती लेखक से पूछती है कि क्या तुम यहाँ 1-2 दिन रहने के लिए आए हो? तो लेखक कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया था और कल चला जाऊँगा, कोई ज़रूरी काम है। मालती कुछ बोलती नहीं है, उदास सी हो जाती है, छीना हो जाती है। फिर वो जो नोटबुक लेखक ने निकाल रखी थी, कथाकार ने निकाल रखी थी, उसकी तरफ देखने लग जाती है। कुछ देर बाद लेखक को ध्यान में आता है कि मैं तो मालती से मिलने आया था यहाँ बात, और वो यहाँ पर बात करने के लिए बैठी हुई है, लेकिन मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फिर लेखक को लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है इस घर के ऊपर कोई विशेष छाया मंडरा रही है, जो अज्ञात होते हुए भी मुझे भी अपने वश में कर रही है, जिससे मैं भी नीरस सा होता जा रहा हूँ, जैसे मालती है। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें देख पड़े। यहाँ, कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को क्या है।
लेखक मालती से पूछता है कि क्या तुम पढ़ती लिखती भी हो। चारों तरफ घर के अंदर देख के कहीं किताब दिखाई नहीं देती है लेखक को। तो मालती भी कहती है कि हंसते हुए कि हाँ, क्या है पढ़ने के लिए। मैंने कहा, यानी कि लेखक कहता है, अच्छा, मैं वापस जाकर ज़रूर कुछ पुस्तकें भेजूँगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो लारी में। उसके मालती लेखक से पूछती है कि आप कैसे आए, गाड़ी से आए हैं या कैसे आए हैं। लेखक कहता है, पैदल। इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की, मालती कहती है। लेखक कहता है, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। मालती कहती है, ऐसे ही आए हो। लेखक कहता, नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। मालती कहती, अच्छा किया, यहाँ तो बस। कहती कि आपने अच्छा किया कि आप अपने बिस्तर साथ में लेके आ गए, यहाँ तो बस सिर्फ हमारे लिए थे। कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। तो तुम थक चुके होंगे, इसलिए तुम विश्राम करो। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। मालती कहती है, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। मालती कहती, लेखक कहते हैं, और तुम क्या करोगे। मालती कहती है, मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। कहते हैं कि जब तक पानी नहीं आता है तब तक मैं उन बर्तनों को मांज देती हूँ। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र, एक सौपन उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक, यानी कि अचानक, वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे। इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में, कि जैसे मालती को 3 खड़के सुनाई दिए थे, तब उन्होंने थकी हुई आवाज़ में कहा था, 3 बज गए हैं। ठीक इसी प्रकार जब घंटा बजा तो लेखक भी मौन हो जाता है और मालती उसे सुनती है कि मैंने सुना। मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे, कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तो लेखक कहता है, मालती के कार्य को देखकर, कि फिर वही 3 बजने वाली बात देखी, शायद उससे भी भयंकर, उग्र रूप में। लेखक आंगन में पलंग पर सो रहा था। उसे उस समय मालती की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल ऐसी आवाज़, इच्छा रहित, जिसकी कोई इच्छा नहीं, कोई अनुभूति नहीं, अनुभूति शून्य, नीरस रूप में मशीन की तरह थके हुए यंत्र के स्वर के समान कह रही है, 4 बज गए। ऐसे उसने पहले दिन भी कहा था, 3 बज गए, और रात को भी कहती है कि 11 बज गए। तो लेखक को लगा कि मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका
मशीन तुल्य जीवन बीतता है। कहने का भाव यह है कि मालती शादी के बाद या मालती का शादी के बाद जीवन मशीन की तरह भाव शून्य हो गया है। सारा काम बिना इच्छा के करती है, अनिच्छा करती है। जैसे काम करने को इच्छा ही नहीं हो, काम में रुचि नहीं हो, काम अच्छा लगे या न लगे किंतु काम तो समय पर करना है। काम तो समय पर करना ही होता है, किंतु प्रातः 4 बजे उठने का मन हो या न हो, किंतु डॉक्टर पति को सुबह सुबह डिस्पेंसरी जाना होता है, इसलिए उसे उठना ही होगा। लेखक ने ऐसी महिलाओं के जीवन की तुलना वो मोटर के स्पीडोमीटर से करता है, जो सदा ही पूरा किया गया फासला नापता है। कि जिस प्रकार से गाड़ी में लगा हुआ स्पीडोमीटर दूरी को नापता है, ठीक इसी प्रकार जैसे ही घंटे बज रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने जीवन की दूरी को नाप रही है। जैसे वह मीटर अपने विश्रांत स्वर में कहता है कि मैंने असीम शून्य पथ का अंश तय कर लिया है, तो नारी भी हैं और वैसे ही प्रतिदिन काम करती हुई अनुभव करती है, किंतु कहती नहीं है कि हमने इतना जीवन व्यतीत कर लिया। तो लेखक मन ही मन में यही सोचता है, क्योंकि भारतीय जो नारी है, गृहिणी विशेषकर, वो आमतौर पर सुबह उठती है, 5 बजे उठती है, रात के 11 बजे तक का काम करती रहती है। सबसे पहले उठना, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना, यानी कहने का मतलब ये है कि दिन भर वो अपने घर के काम में ही व्यस्त रहती हैं और थके हुए स्वर में ऐसे कहती है कि 4 बज गए, अर्थात कि वो अपने जीवन को नाप रही है। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की हाट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुँह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुँह पहुँचते पहुँचते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। तो लेखक जब मालती की मनोदशा को देखता है, जब 4 बजने वाले थे उस समय की मनोदशा को देखता है, तो लेखक को लगता है कि मालती का जीवन है वो स्पीडोमीटर की तरह है। उसमें लगभग 6 बज चुके थे और किसी के आने की आहट लेखक को सुनाई देती है। तो उसने देखा कि महेश्वर डॉक्टर लौट आया है और उसके साथ में कुली भी है जो बिस्तर लिए हुए हैं। फिर उसे पानी मांगना था, लेकिन उसे याद आया कि पानी नहीं है, तो वैसे ही अपने मुंह को पहुँचते हुए लेखक डॉक्टर से कहता है कि आपने काफ़ी देर कर दी। उन्होंने किंचित गिलानी भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। तो घृणा भरे भाव से डॉक्टर लेखक से कहता है कि आज गैंग्रीन के रोगी केस आए हुए थे, उनका ऑपरेशन करना पड़ा। एक ज़्यादा गंभीर था, उसे एम्बुलेंस के माध्यम से बड़े अस्पताल में भिजवा दिया गया। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? तो डॉक्टर कहता है, एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। तो यानी कि जो गैंग्रीन होता है वो कांटे के चुभने से होता है। गैंग्रीन अर्थात किसी घाव इत्यादि चोट से किसी अंग में घाव हो जाना। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यहीं गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है।
नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से सुन रही थी, अब आगे बोली, हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है। हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाँह काटते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वरन से बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप टिप टिप, यानी घर के अंदर पानी आ जाता है। मालती ने कहा, पानी आ गया है, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक यानी कि अचानक उन्हें छोड़ मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले कि अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत हैं, पर ये लोहे की पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। डॉक्टर साहब उनसे कहते हैं कि मच्छर भी बहुत हैं यहाँ पर, और पलंग इतने भारी हैं कि उन्हें बाहर कौन ले जा सकता है। अब कि नीचे जाएंगे तो 4 पहिया ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। अभी टीटी के रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ। दूसरी ओर से पलंग उठवा कर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था। तब लेखक, डॉक्टर और शिशु यानी कि टीटी तीनों बाहर हैं, और बातचीत के लिए कोई उपयुक्त विषय नहीं है, तो अपने समय को बिताने के लिए उस बच्चे के साथ में खेलते हैं। बच्चा है, बार बार रोता है, तो साथ के साथ वो चुप भी हो जाता है, और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन की ओर, रसोई छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? मालती कहती कि कहाँ पर आम है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज़ में लिपटे हुए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अंगीठी है, उसके ऊपर आम रखे हुए हैं, कागज़ में यानी कि अखबार के टुकड़े में। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज़ में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। तो जिस अखबार के टुकड़े में डॉक्टर साहब आम लेके आए थे, उसमें से वो आम निकाल लेती है और नल के पास बैठकर उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है, दोनों ओर से पढ़ लेती है। फिर लेखक को याद आता है कि मुझे एकाएक याद आया। कहता है कि मुझे अचानक से याद आया, कुछ बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती ही हुए थे। तो यहाँ लेखक अपने बचपन अर्थात यानी कि जो स्कूली दिन हैं उनके बारे में कहता है कि जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी, हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर
कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ खाना। तो लेखक कहता है कि हमारा उस समय सबसे बड़ा जो सुख था, हमारा जो विजय थी, वो ये थी कि क्लास में, कक्षा में हाजिरी होने के बाद कक्षा के पीछे से भाग जाना कक्षा से, और कुछ दूरी पर आम के बगीचे थे, वहाँ से कच्ची अमियाँ तोड़कर वो खाना। तो मुझे याद आया कभी जब मैं विभाग आता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिनमन लौट आया करता था। तो लेखक यहाँ अपने जो स्कूली दिन हैं, उन स्कूली दिनों को याद करता है। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि 20 पेज रोज़ पढ़ा करो। अब जो लेखक हैं आगे जी स्कूली दिनों की एक घटना को याद करता है। कहता है कि मालती वो बड़ी चंचल थी उस समय, वो पढ़ती नहीं थी, माता पिता उसे तंग थे। तो एक दिन क्या होता है कि उसके पिता उसे एक किताब ला कर देते हैं, एक पुस्तक ला कर देते हैं, और उसने कहा कि इस किताब के आपको हर रोज़ 20 पेज पढ़ने हैं और एक सप्ताह के अंदर इस किताब को पूरी पढ़ लेनी है, तो नहीं तो आपकी पिटाई होगी। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? कहता कि नहीं, वह नित्य ही यानी कि उसके 10 पन्ने, यानी कि प्रतिदिन उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क नहीं पड़ने देती, यानी कि खेलना उसको ज़रूरी था, किताब पढ़ना ज़रूरी नहीं था। उस किताब के 10-20 पेज है वो हर रोज़ फाड़ देती थी। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली, तो उसने उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो वो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, तो उद्दत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूँगी। तो उसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात है। इस समय में यही सोच रहा था कि वही उद्दत और चल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। तो यहाँ जो लेखक हैं, मालती के शादी से पहले मालती कैसी थी और शादी के बाद में मालती कैसी है उसका वर्णन करता है। वो कहता है कि जब उसकी पढ़ने की उम्र थी, जब उसे पढ़ने के लिए कहा गया, तब तो वो किताब को फाड़ कर इधर उधर फेंक देती थी। जब इसके पास आज किताब नहीं है, तो आज वो पढ़ने के लिए लालायित है। अर्थात कि शादी से पहले वो बड़ी चंचल थी, उदंडी थी, लेकिन मालती आज ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल शांत हो चुकी है और पढ़ने के लिए, एक अखबार के टुकड़े के लिए वो तरसती रहती है। यह क्या है? तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे, बिस्तरों पर लेट गए थे, टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोमजामा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। अब डॉक्टर और महेश्वर आपस में बात करते हैं। डॉक्टर कहते हैं, वह बोले थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके सवर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी
अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश नंबर था, यानी कि पूर्णिमा की रात थी, आकाश चमक रहा था। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं है, अशांति में है किंतु उद्वेग में नहीं है। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शीशों ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैं नहीं देखा, केवल मैंने महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छूटी हुई जाती है और मेरे कहने पर कि 11 बजने वाले हैं धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज़ ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज़ की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। तो लेखक जो हैं पूर्णिमा की जो रात है उस रात की सुंदरता का वर्णन करता है। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा ने मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शेषवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने सौंकर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे की। तो लेखक अनुभव करता है कि पहाड़ी क्षेत्र की प्रकृति के सुंदर दृश्य को देख ही रहा था। उस समय महेश्वर ऊँघ रहा था। मालती प्रतिदिन की तरह बर्तन साफ कर रही थी, दही जमाने का काम कर रही थी और मालती का जीवन रोज की नियत की तरह बहा जा रहा था। वह चांद की चंद्रिका या संसार के लिए रुकने वाला नहीं था। और चांदनी रात में शिशु कैसा लगता है, लेखक कहता है कि ये देखना चाहता था। तो अचानक टीटी व्याकुल होकर पलंग से नीचे गिर जाता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। महेश्वर उसे उठाता है और मालती भी रसोई से बाहर निकल आई। लेखक करुण स्वर में कहता है कि चोट बहुत लग गई बेचारे के। यह सब मानो एक एक क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया, यानी कि अचानक होता है ये। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। लेखक कहता पल भर के लिए मैं भी हैरान हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में विचार आया। मेरे सचमुच अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन ने भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ, युवती माँ, ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह है अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। तो मालती कहती है किसी तो चोट लगती रहती है। मालती ने बालक को पकड़ते हुए कहा। लेखक का मन विद्रोह कर उठता है, भीतर भीतर सोचता है कि कैसी माँ है, वह भी युवती माँ। ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसा कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे सामने पड़ा है।
और तब एकाएक मैंने जाना कि भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। तो लेखक को फिर से उसके जीवन में पड़ी किसी भयंकर छाया की याद आ जाती है, जो उनके जीवन का, उनके परिवार का एक अंग बन गई थी। उसके जीवन की इस पहले यौवन में घुन की तरह लग गई। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई कि वे उसे पहचानते नहीं, उसी की परिधि में गिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया, तो वे उसे पहचान भी नहीं सकते और उसी की परिधि में गिरे जा रहे हैं। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेट कर ऊँघ रहे थे। टेटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था, यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। लेखक भी अनुभव करने लगता है कि बिस्तर अच्छा लग रहा है। वो मालती की तरफ देखता है, मालती ऊपर आकाश की तरफ देख रही है। अब वो आकाश में किसको देखती है? चंद्रमा को देख रही है, चंद्रमा की किरणों को देख रही है, या तारों को? कौन से प्रकाश को वो देख रही है? तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खनकन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा दौड़ने के कंपन के साथ ही मुंह खो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। तो जैसे ही रात की 11 बजे घंटा बजता है, लेखक अचानक अपनी पलकें उठाता है और अस्पष्ट सी प्रतीक्षा की तरफ मालती की ओर देखता है। और जैसे ही पहला घंटा बजता है तो मालती ऐसे उठती है जैसे शरीर के ऊपर फोला उठता है। ठीक उसी प्रकार से वो उठी और धीरे से बैठते हुए कहती है, मूक ध्वनि में, थके हुए स्वर में, कि 11 बज गए हैं। तो ये जो कहानी है इस वीडियो में हमने पढ़ी है, इसमें एक जो गृहिणी नारी है उसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया, जो सुबह 5 बजे उठती है और रात के 11 बज जाते हैं उसको, और सारा दिन अपने काम में वो लगी रहती है। हम अगले वीडियो में इस कविता का नारी के बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।